मेरी माँ एक सफेद बाघिन है। मेरे पापा भी एक सफेद बाघ हैं। लेकिन मैं एक छोटा काला बाघ निकला। इससे मेरे पापा इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मेरी माँ को पूरे 3 दिन की सजा दी। फिर वो एक हफ्ते के लिए बगल वाले काले गुरिल्ला से लड़ने चले गए। फिर भी उन्हें मेरे खानदान का पता नहीं चला। गुस्से में आकर वो घर छोड़कर चले गए। उन्होंने मेरी माँ, मेरे भाई बाघ और मुझे छोड़ दिया। हालांकि मेरे हिसाब से वो भाई बाघ थोड़ा अनाड़ी है। जब मैं सिर्फ 1 महीने का था तो एक दिन मेरी माँ शिकार के लिए बाहर गई और हमें, मेरे भाई और मुझे, गुफा में खेलते हुए वहीं छोड़ गईं। मेरा भाई खिलौना धीरे धीरे घसीटता हुआ बाहर आया। मुझे नहीं पता था कि एक बड़ा भालू वहां से गुजर रहा है। शिकारी होने के नाते वे कभी भी दुश्मन के बच्चे को गुजरने नहीं देते। भालू दहाड़ा और मेरे भाई पर टूट पड़ा। वो डर के मारे पैरालाइज हो गया था। उस जरूरी पल में मैं उसे घसीटकर वापस गुफा में ले गया। किस्मत से माँ ठीक समय पर वापस आ गए। हम बिना किसी नुकसान के निकल गए। मेरे पास सिर्फ बाघ का शरीर ही नहीं था, मेरे अंदर असल में एक इंसान की आत्मा थी। मैं शायद इस खतरनाक जंगल में मर जाता। इससे मुझ में खुद को बचाने की बहुत इच्छा हुई। खाने के समय माँ बाघिन हमारे सामने लेट जाती, धीरे से अपना पेट खोलती। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन जब माँ का गर्म दूध मेरे पेट में गया तो मेरे पूरे शरीर में एक गर्म करंट फैल गया और मुझे लगा कि मैं फिर से जाग गई हूँ। इसलिए मैं अपने पीछे वाले शरारती छोटे भाई की तुलना में अंडे और चावल को लेकर ज्यादा उत्साहित थी। कई महीनों के विकास के बाद मैंने खुद को दूसरे बाघों से कुछ अलग पाया। पहली बात, मेरी भूख बहुत ज्यादा थी। हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा पेट कभी भरा नहीं है। दूसरी बात, मेरा साइज उसी समय पैदा हुए छोटे भाई की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा। मैं 5 महीनों में 40 किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि छोटे भाई का वजन सिर्फ 20 किलोग्राम के आसपास था। इस समय हमें मीट भी दिया जाने लगा। जब मैंने पहली बार जंगली सुअर के मांस की खूनी गंध चखी तो मेरे पेट में और भी ज्यादा गर्म करंट लगा। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। ऐसा लगा कि मांस खाने से मेरी ताकत बढ़ जाएगी। 1 महीने बाद हम 6 महीने के हो गए और माँ बाघिन हमें शिकार के तरीके सिखाने लगी। अचानक माँ बाघिन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी, जैसे उसने शिकार देख लिया हो। घास में चरते हुए सिका हिरणों का एक झुंड सामने दिखाई दिया और हर कुछ मिनट में एक हिरण अपने आसपास का जायजा लेने के लिए ऊपर देखता। मैं चुपचाप एक तरफ लेटा रहा, माँ बाघिन को देख रहा था, शिकार के दौरान उसके अनुभव से सीख रहा था। हम तीनों, माँ और बच्चे, हवा की दिशा में थे, इसलिए हिरण को हमारी गंध नहीं आ रही थी। माँ बाघिन मुड़ी और मुझे और मेरे भाई को वहीं रुकने का इशारा किया। इलाके का फायदा उठाते हुए वो हिरणों के झुंड की ओर रेंगती हुई बढ़ी और कुछ ही मिनटों में 100 मीटर की दूरी कम कर ली। फिर उस पल का फायदा उठाते हुए जब हिरण हैरान थे, माँ बाघिन नीचे घास से बिजली की तरह झपटी और अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ लिया। उसने अपने वजन का फायदा उठाकर नर हिरण को गिरा दिया, फिर तेजी से अपने जबड़े मोड़कर बचने की कोशिश की और 30 सेकंड से भी कम समय में अपने शिकार को मार डाला। माँ बाघिन हिरण को घसीटकर मेरे और मेरे भाई के पास लाई, अपने मुंह के कोने से खून चाटा, 2 कदम पीछे हटी और लेट गई। साफ था, ये हमारे लिए पहले खाने का इशारा था। लेकिन मेरे भाई को मीट के खूनी स्वाद की आदत नहीं थी। जैसे ही उसने चुपचाप दूध पीने की कोशिश की, माँ बाघिन ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरे भाई का मुंह गंदगी से भरा था और वो बहुत दुखी लग रहा था। इस बीच मैं पहले से ही अपना खाना खा रहा था। अपना हिस्सा खत्म करने के बाद भी मुझे भूख लगी थी। मैं सावधानी से बचे हुए खाने की तरफ बढ़ा। ये देखकर माँ बाघिन बस धीरे से गुर्राई और अपना सिर घुमा लिया। उसकी बिना कही मंजूरी से मैंने हिरण का निचला शरीर खा लिया। उसी समय मेरे पेट से और भी ज्यादा गर्म करंट निकला। मुझे नहीं पता था कि ये गर्म करंट क्या है, लेकिन हर बार जब ये मेरे शरीर से गुजरता था तो मुझे एक कभी ना खत्म होने वाली जकड़न महसूस होती थी। अगले कुछ दिनों तक माँ बाघिन हमारे ठिकाने की खाली जगह पर हम दोनों भाइयों के साथ खेल खेल में कुश्ती करती रही। इस तरह उसने हमें शिकार करने और अपनी रक्षा करने के लिए ट्रेन और कंडीशन किया था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, आराम से और गंभीरता से, जब तक कि एक दिन शिकार से लौटते समय माँ और उसके दोनों बच्चों ने जंगल में एक डरावनी चीख सुनी। ये एक अनजान भालू था। माँ बाघिन तुरंत घबरा गई और आसपास का नजारा देखने और उसका जायजा लेने के लिए एक ऊंची जगह पर कूद पड़ी। छोटा भाई वहीं रहा, उसका शरीर डर से कांप रहा था। उस रात उस अजीब भालू के दिखने के बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई। ये पहली बार था जब मैंने बाहरी दुनिया से इतनी जबरदस्त ताकत महसूस की थी। डर के मारे बाघिन ने हमारी सुरक्षा के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक अपने इलाके में गश्त करना शुरू कर दिया। ये बहुत खतरनाक संकेत था। कई दिनों तक उसने हमें अपने साथ शिकार पर नहीं जाने दिया। इन गश्तों के दौरान हमने कुछ नहीं सुना या कोई दूसरा अनजान भालू या बाघ नहीं देखा। इससे उसने हमारा भरोसा पूरी तरह छोड़ दिया और वो हमें शिकार पर ले जाने लगी। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। शिकार के दौरान हमें एक नर भालू मिला जिसका वजन लगभग 300 किलोग्राम से ज्यादा था, लेकिन उसे पहले ही खा लिया गया था। सिर्फ उसका सिर और कंकाल बचा था। भालू की लाश के पास साफ दिख रहे बड़े बाघ के पंजों के निशानों से ये बात पक्की हो गई। अनजान बाघ की ताकत को देखते हुए माँ बाघिन घबराकर उसे देखने के लिए पास आई। अगर वो इस बड़े नर भालू का शिकार भी करना चाहती तो उसे गंभीर चोटों के साथ भारी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि जांच करने के बाद उसे उस अनजान बाघ पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अगर माँ और उसके दोनों बच्चे इस अनजान बाघ से टकरा जाते तो शायद वे जिंदा नहीं बचते। सुरक्षा के लिए माँ बाघिन के पास हमें एक अनजान जंगल में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
शायद अनजान बाघिन के दबाव में माँ बाघिन ने हम दोनों से जल्दी करने को कहा, लेकिन जिस बात का हमें सबसे ज्यादा डर था वही सच हुआ। पूरे जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। माँ बाघिन ने देर नहीं की और धीरे से, उसके दिल पर बहुत ज्यादा दबाव था। माँ बाघिन को यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और शायद वो वही भालू था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो बस इतना कर सकती थी कि इस अनजान भालू से जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखे। 2 घंटे तक माँ और उसके दोनों बच्चे बिना रुके दौड़ते रहे। जैसे ही वो घने घास के मैदान से निकलकर एक खुली जगह में दिखे, माँ बाघिन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। 2-3 मीटर उछलकर उनका रास्ता रोक दिया और जोरदार दहाड़ लगाई। 200-300 मीटर आगे एक शानदार बहुत बड़ा भालू पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसके साइज और फर को देखकर लग रहा था कि वो हाल ही में बड़ा हुआ भालू था, जिसका वजन कम से कम 270 किलोग्राम था। हालांकि माँ बाघिन आम मादा साइबेरियन बाघिन से बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके पास इतने बड़े भालू से अपने 2 बच्चों को बचाने का कोई मौका नहीं था। उसे कुछ तो करना ही था। माँ बाघिन ने हिचकिचाते हुए उसने धीमी आवाज में गुर्राहट की ताकि दूसरी बाघिन डरकर भाग जाए, लेकिन माँ बाघिन की चेतावनी के सामने भालू बाघ ने न सिर्फ पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि थोड़ी नरमी दिखाते हुए माँ बाघिन की तरफ कदम दर कदम बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि वो पहले उससे बात करना चाहती थी। इस टकराव में 2 बड़े बाघिन, एक मादा और एक भालू, एक दूसरे के आमने सामने थे। माहौल तनावपूर्ण था। मैं घास में छिप गया, लगातार हालात पर नजर रख रहा था, सोच रहा था कि इस रुकावट को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन अगले ही पल भालू बाघ ने माँ बाघिन पर जोर से हमला कर दिया। माँ बाघिन ने बिना डरे सीधे हमले का सामना किया। लड़ाई बस कुछ ही पल चली, फिर भालू बाघ में मौका पाकर उसे पकड़ लिया। इतनी जोरदार टक्कर की वजह से माँ बाघिन का बैलेंस तुरंत बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। अगर वो जरा भी हिलती तो भालू बाघ के तेज और लंबे दांत तुरंत उसकी गर्दन तोड़ देते। जैसे ही मैं आखिरी बार भागने के लिए खुद को जमीन से ढकने की तैयारी कर रहा था, पास ही लगी घंटी से अचानक एक जोरदार हंसी की आवाज आई। ये दूसरे भालू बाघ की दहाड़ थी, लेकिन माँ बाघिन, हालांकि इस समय वो आवाज बहुत कीमती लग रही थी। जैसे ही आवाज आई, एक बहुत बड़ी साइबेरियन बाघिन दिखाई दी, जो बहुत शान से दिख रही थी। वो उस भालू बाघिन से ज्यादा ताकतवर, खूंखार और रौबदार थी जिसने माँ बाघिन को हराया था। उसके पूरे शरीर से बेकाबू होकर मारने का इरादा झलक रहा था। ये पिता बाघ था, जो गुस्से से भरा हुआ था। वो उस कातिल को कैसे बर्दाश्त कर सकता था जिसने उसकी पत्नी और बच्चों को नुकसान पहुंचाया था। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी बड़ी बड़ी मूछें तन गईं और वो बिजली की तरह उस अनजान भालू बाघिन पर झपटा। 2 जानवरों को मौत से लड़ते देखकर मुझे सच में एक बड़े भालू बाघ की डरावनी ताकत का एहसास हुआ। इस आगे पीछे की लड़ाई में दोनों तरफ से अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई गई, लेकिन बाघ पिता ने अपने वजन और अनुभव के दम पर धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। अचानक उस अनजान भालू बाघिन की एक आंख बाघ पिता ने फोड़ दी। जैसे ही वे फिर से लड़ने वाले थे, उस अनजान भालू बाघ ने अचानक अपना रूप बदला, मेरी और बाघिन मां की तरफ दौड़ा, मुझे अपने पंजे से मारकर भाग गया। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर फट जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह भालू बाघ भाग जाएगा। इसी बीच बाघ पिता भारी कदमों से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में बेकाबू नरमी थी। उसे अभी भी कुछ पछतावा हो रहा था। अगर उसने उस घटिया बाघिन को सीधे मार दिया होता तो उसके बच्चों को यह बुरी दुखद घटना नहीं झेलनी पड़ती। लड़ाई में उसे भी काफी चोटें आई थीं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कोई भी गंभीर चोट नहीं थी। वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मुझे बेहोशी से उठने में कितना समय लगा, जब मैं एक गर्म करंट में घिरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। हालांकि मेरी तुलना में बाघिन मां की हालत ज्यादा गंभीर थी। इतनी गंभीर चोटों का सामना करने वाले जानवरों के लिए ऐसा लगता है कि वे सिर्फ किस्मत के भरोसे ही रह जाते हैं। टाइगर मदर को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। मैंने अपने शरीर के अंदर की रहस्यमयी एनर्जी को जगाने की कोशिश की, उसे टाइगर मदर के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन मैंने पाया कि यह पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर था। आसपास के जंगल को देखते हुए मुझे अचानक एक आइडिया आया। शायद मुझे जंगल में अंदरूनी चोटों के इलाज के लिए कोई दवा मिल जाए। आखिर ज्यादातर दवाइयां जो इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जानवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मियों की शुरुआत थी, साल का वो समय जब मौसम और पानी सबसे सही होते हैं। इसलिए इस समय बहुत सारी चीनी दवा वाली जड़ी बूटियां उगती और उगाती हैं। अगर मुझे इन जगहों पर हजारों साल पुरानी जंगली पहाड़ी सब्जियां मिल जाती तो ये बहुत अच्छा होता। मुझे कहना होगा कि जिस जंगल में टाइगर डैड थे, वो पेड़ पौधों और जानवरों से काफी भरा पूरा था। जल्द ही हमें 2 छोटी जिनसिंग की जड़ें मिली। जिनसिंग से टाइगर मॉम की चोट का इलाज होने के बाद ये सच में बेहतर हो गई थी। इसलिए टाइगर डैड मुझे और टाइगर ब्रदर को शिकार पर ले जाने लगे। आधे महीने की ट्रेनिंग के बाद न सिर्फ मेरा शरीर ज्यादा मजबूत और तंदुरुस्त हो गया था, बल्कि मेरी स्पीड और सूंघने की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ। मैं 30 किलोमीटर के दायरे में सभी खुशबुओं को सूंघ सकता था। आखिरकार मैंने अपनी पहली मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू की। अपने पिता के सिखाए अनुभव के बाद मैंने शिकार के लिए सबसे अच्छी जगहें चुनना शुरू किया। गुफा से 10 किलोमीटर दूर मुझे आखिरकार एक थोड़ी ऊंची पहाड़ी मिली। इस जगह से दूर दूर तक नजारा दिखता था, जिससे शिकार की हरकतों को देखना आसान था, और ऊंची घनी घास की वजह से मुझे पहचानना मुश्किल था। मैं घास पर लेट गया। नदी के किनारे छोटे जानवरों की लहरें आ जा रही थीं। आखिर में जब एक दर्जन से ज्यादा जंगली सुअरों का झुंड आया तो मैंने मन बना लिया। जंगली सुअर बहुत ताकतवर होते हैं, और जो बड़े सुअर मुझे डरा सकते थे, उनके अलावा छोटे सुअर तेज होने के बावजूद काबू में किए जा सकते थे। इस झुंड में 3 बड़े सुअर थे। मेरा पहला कदम उन्हें फुसलाकर भगाना था। उस पल का फायदा उठाते हुए जब सुअर आराम कर रहे थे और पानी पी रहे थे, मैं घास से बाहर कूद गया। बड़े सुअरों ने सबसे तेजी से रिएक्ट किया, जबकि छोटे सुअर के बच्चे मेरी दहाड़ से चौंक कर अपने माता पिता से अलग होने
लगे। मैंने उनके भागने के रास्ते का पहले ही अंदाजा लगा लिया था।